अस्सलाम वालेकुम। ये थर्ड वीडियो है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में और इस वीडियो में हम फेजेस ऑफ कंपाइलर डिस्कस करेंगे। कंपाइलर के 6 फेजेस हैं और जिनके नाम हैं, सबसे पहला है लेक्सिकल एनालिसिस, दूसरा है सिंटैक्स एनालिसिस, तीसरा है सेमेंटिक एनालिसिस, चौथा है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, पांचवा है कोड ऑप्टिमाइजेशन और छठा है कोड जनरेशन। इन फेजेस के क्या काम होते हैं कि जब इनपुट हम देते हैं फर्स्ट टाइम, वो लेक्सिकल एनालिसिस के पास जाता है, तो ये एक आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। जो आउटपुट होगा इस फेज का वो एज अ इनपुट जाएगा दूसरे फेज को, ठीक है। फिर इसका जो आउटपुट होगा वो तीसरे फेज को जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता जाएगा और लास्ट में ये टारगेट प्रोग्राम में इनको कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो ये इन फेजेस के काम होते हैं। तो लेट्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। जिसका फर्स्ट फेज है लेक्सिकल एनालिसिस, उसको सोर्स कोड एज अ इनपुट मिलेगा और ये सोर्स कोड को टोकन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब ये टोकन्स क्या हैं? टोकन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल लॉजिकल एंटिटी। ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम सिंगल लॉजिकल एंटिटी के तहत ट्रीट करते हैं। जिनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आइडेंटिफायर्स हो गए, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। कीवर्ड्स, जैसे हम प्रोग्राम में कोई कीवर्ड लिखते हैं, न्यू डिलीट कीवर्ड जो है उनको कीवर्ड्स हम बोलते हैं। ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, पैटर्न्स और कांस्टेंट्स होते हैं, इनको हम टोकन्स बोलते हैं। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें कि सोर्स कोड में एक एक्सप्रेशन है या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, c = a + b × 3, राइट। ये सोर्स कोड है जो एज अ इनपुट आया लेक्सिकल एनालिसिस के पास। लेक्सिकल एनालिसिस इनको कन्वर्ट करेगा टोकन्स में। यहाँ पे c आ रहा है तो c क्या है? हमारा आइडेंटिफायर है, और इक्वल टू आ रहा है तो ऑपरेटर है जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, a हमारा आइडेंटिफायर है, प्लस हमारा ऑपरेटर है, b हमारा आइडेंटिफायर है, मल्टीप्लाई हमारा ऑपरेटर है और 3 जो हमारा एक कांस्टेंट है। तो ऐसे ये जो लेक्सिकल एनालिसिस है ये सोर्स कोड को टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा, राइट। इसके बाद ये जो टोकन्स हैं ये एज अ इनपुट जाएंगे हमारे सेकंड फेज को, जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स एनालिसिस। टोकन्स जो एज अ इनपुट जाएंगे सिंटैक्स एनालिसिस के पास, जो सेकंड फेज है। सिंटैक्स एनालिसिस इसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, जिसका आउटपुट होगा वो पार्स ट्री कहलाता है या सिंटैक्स ट्री कहलाता है, राइट। अब ये जो पार्स ट्री है या सिंटैक्स ट्री है, ये भी 2 किस्म के होते हैं। एक होता है बॉटम अप पार्स ट्री और दूसरा होता है टॉप डाउन पार्स ट्री, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो सिंटैक्स एनालिसिस फेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे पूरा एक यूनिट है, एक चैप्टर है पूरा, जिसको हम आगे जाके ज्यादा फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम जो पार्स ट्री है या जो सिंटैक्स ट्री है वो हम कैसे बनाते हैं। अब ये वही एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है जिसका हमने बनाना है सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री। आपने डेटा स्ट्रक्चर में ट्री तो पढ़ा होगा कि हम ट्री कैसे बनाते हैं, लेकिन एक दफा दोबारा मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा एक पार्स ट्री बन गया है, ठीक है। जो रूट नोड होता है वो हम क्या जो ऑपरेटर सबसे आखिर में इवैल्यूएट होगा, जिसकी एग्जीक्यूशन लास्ट में होगी, उसको हम एज अ रूट रखते हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज है? यहाँ पे है इक्वल टू, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो लास्ट में होगा, तो यहाँ हमने इसको रूट कर दिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस को हमने रख दिया, फिर मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई को रख दिया, राइट। अब जो इसके नोड है, ठीक है, मल्टीप्लाई का नोड b और 3 था तो हमने b और 3 रख दिया, और इसके बाद प्लस का जो नोड था वो a था, दूसरा इसका नोड क्या था? b × 3, तो हमने रूट यहाँ पे रख दिया इसका और नोड हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। उसके बाद और इक्वल टू के साथ हमारा c था, तो ये हमारा क्या बन गया? एक ट्री बन गया, जिसको हम पार्स ट्री बोलते हैं, जिसको हम सिंटैक्स ट्री भी बोलते हैं, राइट। अब ये जो सिंटैक्स ट्री है, ये जो पार्स ट्री है, ये एज अ इनपुट जाएगा हमारे सेमेंटिक एनालिसिस फेज के पास, जो थर्ड फेज है। अब पार्स ट्री एज अ इनपुट जाएगा सेमेंटिक एनालिसिस फेज के पास। सेमेंटिक एनालिसिस फेज क्या करेगा? Semantic analysis check whether the parse tree constructed follow the rules of language, कि जो हमने पार्स ट्री बनाया है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है। यानी ये जो सेमेंटिक एनालिसिस है वो टाइप चेकिंग का काम करता है,
ठीक है। टाइप चेकिंग से क्या मतलब है? सपोज करें कि हमने ना क्या किया कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया a और उसके अंदर मैंने ना करैक्टर को स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब करैक्टर कोई भी है, सपोज कर ले मैंने n बोल दिया, तो ये n को मैंने a के अंदर स्टोर करवा दिया, लेकिन ये जो a है वो तो इंटीजर टाइप का है, ये हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो जो सेमेंटिक एनालिसिस फेज है इसको चेक करेगा कि अगर ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो ये एरर जनरेट करेगा या ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस चीज को, राइट। तो ये किस चीज का काम होता है? ये सेमेंटिक एनालिसिस फेज का काम होता है। सपोज करें कि मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, मैं फंक्शन लिखता हूं printf, और मैंने उसके साथ एक जो ब्रेसिस है वो लगा दी है, दूसरी नहीं लगाई, तो ये क्या है? ये हमारा सिंटैक्स गलत है, ठीक है। सिंटैक्स गलत है तो ये किसके पास जाएगा? सिंटैक्स एनालिसिस के पास। तो सिंटैक्स एनालिसिस इसको चेक करेगा और कहेगा कि जो हमारा सिंटैक्स है वो रॉन्ग है, लेकिन जो रूल हमारा रॉन्ग हो तो वो चेक करेगा सेमेंटिक एनालिसिस, राइट। जो सेमेंटिक एनालिसिस का आउटपुट है वो एज अ इनपुट जाएगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के पास। अब ये जो फेज है वो इस इनपुट को कन्वर्ट करेगा इंटरमीडिएट कोड में। अब इंटरमीडिएट कोड इट इज बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द मशीन लैंग्वेज। ये एक ऐसा कोड होता है जो हाई लेवल और मशीन लैंग्वेज के दरमियान वाला कोड होता है, यानी कि ना वो हाई लेवल लैंग्वेज का होता है ना वो मशीन लैंग्वेज का, ये इंटरमीडिएट कोड होता है जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जिसको जनरेट करता है। दूसरी चीज, ये जो कोड होता है वो इजी टू ट्रांसलेट इनटू टारगेट प्रोग्राम में, हम उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं टारगेट प्रोग्राम में, यानी ये इंटरमीडिएट हो गया कोड तो हम उसको इजीली टारगेट प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट कोड जो बिल्कुल एक सिंपल सा कोड होता है जो आसानी से ट्रांसलेट हो सकता है टारगेट प्रोग्राम में। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ने जो कोड जनरेट किया, ठीक है, वो किसके पास जाएगा? वो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज के पास जाएगा, ठीक है। कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज के पास जाएगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज का क्या काम होता है? कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज का क्या काम होता है कि ये जो अनइम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं उनको स्किप कर देता है, यानी कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम में जिनके खत्म करने से हमारे प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ता, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन उनको खत्म कर देता है, यानी कि हमारी जो मेमोरी है वो कम से कम यूज हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। सपोज करें कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, जो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज के पास गया है। यहाँ पे एक इंटीजर a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 12 है और यहाँ पे सम हो रहा है a प्लस b, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट है वो सम मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। तो ये जो एक स्टेटमेंट है ये वाली, क्या हम इस स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं? अगर मैं ऐसे लिखूं कि रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, हम इस स्टेटमेंट यानी ये दो स्टेटमेंट्स हैं उसको हमने एक स्टेटमेंट में ही लिख दिया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? हम इस स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यानी ये दोनों स्किप हो गई, अब उसकी जगह पे ये एक स्टेटमेंट आ गई, यानी जो हमारा कोड है वो ऑप्टिमाइज हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, ताकि जो हमारी मेमोरी है वो कम कंज्यूम हो, राइट। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज का ये काम होता है, जहां पे अननेसेसरी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ये स्किप कर देता है और ऑप्टिमाइज कर देता है कोड को, राइट। अब ये जो कोड जनरेशन है ये इसका लास्ट फेज है। ये क्या करेगा? जो कोड ऑप्टिमाइजेशन ने आउटपुट दिया वो एज अ इनपुट जाएगा कोड जनरेशन को, ठीक है। और कोड जनरेशन क्या करेगा? इसका काम होता है प्रोड्यूसेस द टारगेट कोड और ऑब्जेक्ट कोड एज अ रिजल्ट, यानी ये इनपुट लेगा और इनपुट लेगा कोड ऑप्टिमाइजेशन से और उसको टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा, या जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं उसमें ये कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो ये थे हमारे 6 फेजेस जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।